नमस्कार। आज के डिस्कशन का अपना टॉपिक है वर्किंग प्लान। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वैसे कई बार हम लोग इसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा मान के चलते हैं, कई बार इसे अलग रख दिया जाता है। कुल मिला के आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें लास्ट टॉपिक है वर्किंग प्लान। आज के डिस्कशन में हम लोग ये समझेंगे वर्किंग प्लान क्या है, क्योंकि पहले भी ये टर्म 3-4 बार आ चुका है। अक्सर वर्किंग स्कीम, वर्किंग प्लान, एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन, ये टर्म पहले भी कुछ जगह यूज हो चुके हैं। जब हम लोगों ने वर्किंग सर्कल पढ़ा था उस टाइम पर भी वर्किंग प्लान शब्द आया था। तो आज देखेंगे कि ये वर्किंग प्लान होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, किस लेवल पे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और इसके बनाने के फ़ायदे, नुकसान, लाभ, हानि, सारी बकाया चीज़ें क्या है। मान लीजिए अगर हम लोग अपने एमपी फॉरेस्ट के ग्रुप जो है उसमें बच्चों को अगर एक बार देखें तो यहाँ पर अपने यहाँ 2 कैटेगरी के बच्चे निकल सकते हैं। एक कैटेगरी वो होगी जिसमें स्टूडेंट वो होंगे जो अभी जो 2023 का जो लगभग 2 मंथ बाद एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इन्हें एक साइड बिठा लो और इनसे बोलिए कि आपको 2 मंथ बाद आपकी एग्ज़ाम है, आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करोगे 2 मंथ, उसकी एक रणनीति, स्ट्रेटजी बनाइए। तो ये क्या करेंगे, इन्हें ये नहीं पता कि हो सकता है 2 मंथ बाद कोई एक्सीडेंट, कुछ इंसिडेंस ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो जाए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए या प्रीपेंड हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये 2 मंथ के हिसाब से कुछ ना कुछ अपनी रणनीति बनाएंगे कि हम लोग ये यूनिट इतने दिन में ख़त्म करेंगे, ये यूनिट इतने दिन में ख़त्म करेंगे। 50 दिन है हमारे पास, तो 30 दिन में हम लोग इनका फर्स्ट रिवीजन ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट 10 डेज में ये ख़त्म करेंगे, अगले 10 डेज में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी करेंगे, जैसी भी रणनीति हो, सभी की रणनीति अलग अलग होगी, क्योंकि समय अवधि कम है तो इनकी रणनीति सीधी सीधी जाएगी। अगर कोई 2024 या 25 का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो वही कितना भी कर लो, उससे एक लेवल से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होने वाली, और वो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गोल बना के चलेंगे। अगले 2 महीने में हमें जनजाति ख़त्म करना है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, 2024 ख़त्म होते होते मुझे एमपी फॉरेस्ट के जो 10 यूनिट वाला बी सेक्शन है ये कंप्लीट करना है। 25 की स्टार्टिंग में मैं सेक्शन ए पे ध्यान दूंगा। ऐसा कुछ भी प्लान हो सकता है। तो इनके पास क्या है, जिनके पास समय अवधि ज़्यादा है वो प्लानिंग होगी उनकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और जिनके पास समय अवधि कम है उनके पास क्या होगी, सीधी सीधी शॉर्ट टर्म की एक सीधा जो भी प्लानिंग बनाए वो बना लेंगे। अब यहाँ पर आपकी प्लानिंग के साथ क्या होता है, 2 इशू जुड़े हैं। पहला, यहाँ पर आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आप एक स्टेक होल्डर, आप सिंगल स्टेक होल्डर हो और आप बकाया की चीज़ों को हटा देते हो। आपके लिए अदर चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। पड़ोस में शादी हो रही है, बैंड बाजे बज रहा है नहीं बज रहा है, वो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अमेरिका ने एक नया न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है। समुद्र में एक नए टाइप का जो एसयूवी है, क्या बोलते हैं, एक जो मैराइन, जैसे हम लोग ड्रोन होते हैं उसी टाइप का जो मैराइन होता है व्हीकल, उस टाइप का उन्होंने उसका टेस्ट कर दिया, ट्रायल लगा दिया। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो अदर फैक्टर्स हैं उन्हें आप एक साइड लाइन कर देते हैं और आप सीधे सीधे लेके चलते हो प्लानिंग। यहाँ पर आपकी प्लानिंग किसी दूसरे फैक्टर से निर्भर नहीं करती है। एक तो ये मेन मुद्दा आ जाता है यहाँ पर। वहीं अगर फॉरेस्ट्री सेक्टर की बात करें, आपको यहाँ फॉरेस्ट में मान लीजिए मैं एज ए चंबल, मान लीजिए मुझे मुरैना, चंबल रीजन में मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डीएफओ की पोस्ट पर मुझे रिक्रूट कर दिया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारे चंबल वाले क्षेत्र में फॉरेस्ट जो है उनकी स्थिति जो है, कंडीशन वो इस लेवल की है।
और अपने कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट होते हैं। जैसे अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी बोल रही है, जो मेरा कहने का पर्पज़ था कि आप 23 दे रहे हैं, 24 वाला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट बनाएगा। तो जैसे अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसने एक टारगेट बनाया हुआ है कि देश के 1/3 हिस्से पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, 33%, 33% जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। ये क्या है? लॉन्ग टर्म टारगेट है। हो सकता है जिस दिन हम लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे कोई नए टारगेट आ जाए अपने पास, लेकिन हाल फिलहाल में वो एक अपना टारगेट है जो पिछले 70-75 सालों से हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए हैं, प्रोसेस में है। तो कुछ टारगेट है आपके पास, आपको वो टारगेट अचीव करना, मतलब टारगेट मीन्स ये लेवल है और चंबल के फॉरेस्ट का मेरा लेवल ये है। अब यहाँ से अपने चंबल रीजन के फॉरेस्ट को यहाँ तक कैसे लेके जाऊँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ गोल या कुछ प्लान बनाने पड़ेंगे। प्लान फॉरेस्ट के लिए अलग बनता है, वाइल्ड लाइफ के लिए अलग बनता है। फॉरेस्ट्री में मैं क्या करूँगा, एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ जाना है, एक ही प्लान बना दूंगा और वो दिक्कतें खड़ी कर देगा। दिक्कतें कैसी खड़ी करेगा? जैसे आपसे बोला गया है कि 10 दिन में ये इतना वाला एक कोई सब्जेक्ट दे दिया, 100 पेज हैं, ये 10 दिन में पढ़ने हैं, या 1000 पेज के अभी नोट्स दे दिया, 10 दिन में पढ़ने हैं। तो आप क्या करोगे? टारगेट है आपका, पहले दिन बोलोगे यार आज तो मिला ही है, 9 दिन पढ़े हैं। धीरे धीरे 9वां 8वां 7वां 6वां दिन तक आते रहोगे, आप बोला अभी बहुत है। 6वें 5वें तक आते आते यार बड़ा टाइम निकल गया, बर्बाद कर दिया मैंने, पहले पढ़ लेता, आधा से ज़्यादा कवर कर लेते हैं। अब आपके अंदर कंपल्सन आ रहा है और आप जनरली 6वें 5वें दिन स्टार्ट कर देते हो और दूसरे दिन तक आते आते, जो 2-3 दिन बचते हैं उस तक आते आते आप मुश्किल से 10-15% ही पढ़ पाते हो। मोस्ट ऑफ जो आपकी पढ़ाई स्ट्रेटजी जो भी फायर फाइटिंग है वो लास्ट के 2 दिन में ही होने वाले हैं और उसमें आप पूरा कर करके लगभग 80-85 पे पहुँच जाओगे और ये बोलोगे बस एक दिन और मिल जाए, बिल्कुल दुनिया पलट देंगे। कुछ लोग तो ये भी प्लान करते हैं कि काश अगर एग्ज़ाम 2 दिन पीछे खसक जाए, मैं इसे डबल 2-3 बार रिवाइज कर दूँगा, और अगर उनकी ऊपर वाला सुन ले और एग्ज़ाम 2 दिन पीछे खिसका दे तो वो उस दिन भी नहीं पढ़ते हैं, अगले दिन भी नहीं पढ़ते और जितना पढ़ा था वही से एग्ज़ाम दे के जाते हैं। तो ये एक कॉमन बिहेवियर है। अब ऐसे अगर हम लोग अपने नेचुरल संसाधनों के साथ करें तो हम लोग टारगेट कभी अचीव कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग प्लान बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लान। अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी ने बोल दिया कि आपको 33% कवर करना है, लेकिन हम वो लॉन्ग टर्म प्लान को कैसे अचीव कर पाएँ, पहली दिक्कत है। दूसरा, अपने पास एक प्लान हो तो चले, टारगेट एक हो तो चले। फॉरेस्ट जो है वो पब्लिक रिसोर्सेस है। मान लीजिए मैं एज ए चंबल डीएफओ ले लूँ, मुरैना डीएफओ चंबल रीजन में, तो मेरे पास दिक्कतें क्या हैं? यहाँ के इन्वायरमेंट का भी इशू है, जनजाति विकास ट्रैवल उनका भी इशू है, वो भी एक स्टेक होल्डर है, वाइल्ड लाइफ वो भी एक स्टेक होल्डर है, लोकल इन्वायरमेंट, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रेत माफिया, चंबल में घड़ियाल सेंचुरी, घड़ियालों की देखभाली करनी है, पॉल्यूशन के भी एंगल, मतलब यहाँ हज़ारों टाइप की स्टेक होल्डर्स हैं। मिला जुला के 4-5 तो ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो आप सीधे सीधे समझ सकते हो। अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो कि हमें 10 दिन में या 50 दिन में कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसमें आप अकेले स्टेक होल्डर हो, यहाँ पर 10 स्टेक होल्डर्स हैं। तो आप जो भी प्लानिंग करोगे उसके साथ आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ आप ग्राउंड पे डायरेक्ट नहीं कूद पाते हो, आपको क्या करना होता है, आपके टारगेट जो भी हैं दुनिया भर के जो है, कभी हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट करके आ जाते हैं, नहीं होता है तो वो सारे कमिटमेंट को भी फुलफ़िल करना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं, वो टारगेट कैसे अचीव हों उनके लिए क्या करेंगे, हम लोग हर 10 साल के लिए एक प्लान बना के चलते हैं। आज हमारे फॉरेस्ट यहाँ है, अगले 10 साल के लिए हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को यहाँ से यहाँ लेके पहुँचेंगे। फिर
अगले 10 साल, फिर अगले 10 साल, फिर अगले 10 साल, इस टाइप से हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। ये भी संभव है कि मैंने जो 10 साल के लिए प्लान बनाया वो सही से फुलफिल ना हो पाए। जैसे आज की प्रेजेंट कंडीशन ये 10 साल में मुझे यहाँ पहुँचना था, मान लीजिए मैं यहाँ पहुँचा, तो जब अगला वर्किंग प्लान बनाया जाएगा तो वो इसी से यहाँ का बनाया जाएगा और ये देखेंगे कि हमारी गलतियाँ कहाँ रही, ऐसी कहाँ कमियाँ रहीं जिसकी वजह से हम अपने टारगेट से पीछे रह गए। क्या चीज़ें थीं जिन्हें हम लोग अगर अच्छे से करते तो हम टारगेट पे पहुँच जाते हैं, टारगेट से भी ऊपर पहुँच सकते थे। इस टाइप से अपनी पुरानी गलतियों को एनालाइज करते हुए, चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग 10-10 साल के प्लानिंग बना के चलते हैं और यही प्लानिंग होती है जिसे बोलते हैं वर्किंग प्लान। क्या बोलते हैं? वर्किंग प्लान। तो ऐसे 10-10 साल करके हम लोग बनाते हैं। पहला मुद्दा है कि वर्किंग प्लान है क्या, वो एक आपको समझ में आ गया कि वर्किंग प्लान क्या है। एक रिपोर्ट है एक फॉरेस्ट डिवीजन या सब डिवीजन के लिए। एक जिला एक वर्किंग प्लान, ऐसा ले सकते हो, या फिर एक जिला जो ACF ऑफिस है, सब डिवीज़न है, तो एक ज़िले की 4-5 वर्किंग प्लान भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो बनाने का जो लेवल है, जहाँ के लोग बनाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनाएंगे, वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट पे बैठे होंगे और वही बनाएंगे उसे। लेकिन ये एक डिस्ट्रिक्ट के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बना सकते हैं। कहने का सेंस जो कंफ्यूज हो गए हैं वो बताओ। ऐसे मान लीजिए कि जैसे DFO का ऑफिस है, उसी के बगल में एक ऑफिस और होता है वर्किंग प्लान ऑफिसर का, WPO, वो भी IFS ही होता है। बस उसके पास DFO के पास क्या है, टेरिटोरियल जो है सामान्य प्रशासन होता है फॉरेस्ट का, तो उसे सुबह से शाम तक की माथापच्ची होती है। जो वर्किंग प्लान वाला IFS है उसके पास क्या है, आराम से चाय पीते हुए सुबह से अपने ऑफिस में आ जाओ। जनरली IFS एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तो एक साइड इधर हस्बैंड है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में वाइफ बैठी हुई है। 4-5 लोगों का स्टाफ होगा, 2-3 कमरे का ऑफिस होगा, आराम से गप्पे सड़प्पे करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और अपना काम करें। ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है। तो वर्किंग प्लान की जो प्रिपरेशन यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। वो वर्किंग प्लान एक ज़िले के लिए भी वो एक वर्किंग प्लान बना सकते हैं, या अगर कहीं ज़रूरत है तो वो एक ज़िले के लिए 4-5 हिस्सों में बांट के हर एक हिस्से के लिए अलग अलग करके ऐसे वर्किंग प्लान बना सकते हैं। जैसे ये भरूच जो ज़िला है, तो भरूच के एक सब डिवीज़न का वर्किंग प्लान है और वो वर्किंग प्लान कितने साल के लिए बनाएंगे? अब स्टैंडर्ड है 10 साल के लिए, कि आज ये स्थिति है, 10 साल में तुम्हें यहाँ पहुँचाना है। एक बेसिक समझ में आया कि वर्किंग प्लान है क्या, एक टाइप से प्रिपरेशन की एक प्लान है जो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर वही स्टेजेस समझाई गई थी, यहाँ पुरानी स्लाइड डली हुई थी। अब वर्किंग प्लान है क्या ये तो समझ में आ गया। वर्किंग प्लान की संरचना क्या होगी, पूरे देश में दिक्कतें क्या थी। पहले होता ये था कि वर्किंग प्लान स्टेट लेवल पे बनता था। हमें समझना होगा कि वर्किंग प्लान कब से बनना शुरू हुआ, और स्टेट सब्जेक्ट था फॉरेस्ट, तो सभी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ही बनाते थे। कोई 10 साल के लिए वर्किंग प्लान बना रहा है, कोई अपने फॉरेस्ट के लिए 15 साल के लिए बना रहा है। बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे थे कि उनने एक वर्किंग प्लान बनाया, वो कंप्लीट हो गया, दूसरा बनाया ही नहीं है, चल रहा है फॉरेस्ट ऐसे ही मैनेज हो रहा है, ऐसे ही फंड आ रहा है, बर्बाद हो रहा है, कोई प्लानिंग से नहीं काम कर रहा, खर्च हो रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। बोला पढ़ रहे हैं, बोला क्या चल रहा है, बोला ग्रेजुएशन चल रहा है, बट चल रहा है, कोई विदाउट प्लानिंग, कुछ फ्यूचर क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस चल रहा है। तो ऐसे चल रहा है। 96 में जब 96 में जो सुप्रीम कोर्ट वाला जजमेंट आया था, उसमें ये बोल दिया गया था कि अब हर स्टेट को वर्किंग प्लान बनाना ही पड़ेगा, हर डिवीज़न लेवल पर, और वर्किंग प्लान के लिए सेंट्रल की अप्रूवल होना कंपलसरी है। सेंट्रल की अप्रूवल क्यों? क्योंकि अब जो सेंटर जो कमिटमेंट करके आता है, जैसे 2.5 से 3 बिलियन टन जो हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया था, वो नीचे ग्राउंड पे फुलफिल कैसे हो,
क्योंकि नीचे फॉरेस्ट तो स्टेट के पास है। तो सेंटर क्या करेगा, वर्किंग प्लान की रिपोर्ट जैसी नीचे से ऊपर गई वो देखेगा अच्छा तुम हमारे कमिटमेंट को कहीं पूरी कर रहे हो या नहीं। सीपीसीबी मिनिस्ट्री की एक अलग से, सॉरी सीपीसीबी गलत शब्द बोल दिया, इसकी क्लाइमेट चेंज वाली जो विंग है वो सीधा 2.5 से 3 बिलियन टन देखेंगे तुम्हारे वर्किंग प्लान में क्या हमारे वालों के लिए कुछ प्रोविज़न है या नहीं। अगर प्रोविज़न नहीं है तो वो बोलेंगे ये वर्किंग प्लान हम पास नहीं करेंगे, पहले हमारे मतलब की चीज़ क्या है। तो इस टाइप से क्या है, अलग अलग विंग जो ब्रांचें हैं सेंटर की, MOEFCC की, वो अपने अपने इंटरेस्ट उस वर्किंग प्लान में देखती हैं और अगर उनका मुद्दा उन वर्किंग प्लान में है तो फिर उसे अप्रूवल दिया जाएगा। इस टाइप से होता क्या है कि सेंटर के जो कमिटमेंट है वो ग्राउंड पे उतरना स्टार्ट हो गए। इसमें ये भी बोला गया था जजमेंट में कि सेंटर एक मॉडल, एक ऐसा फ्रेमवर्क लेके आ जाए, जैसे हम लोग एप्लीकेशन नहीं होता है कहीं देना है तो एक एप्लीकेशन की पूरी स्ट्रक्चर है कि उसमें आप अपना नाम वाम जो डाटा है वो भरते जाओ और सीधे जमा कराओ, पूरी संरचना पहले से बना दे। तो सेंटर एक वर्किंग प्लान का एक फ्रेमवर्क बना के दे दे जिससे सारे स्टेट उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करें। तो 96 के बाद क्या हुआ, सेंटर पे एक टाइप से कमिटमेंट आया और सेंटर ने 2003 के अराउंड एक वर्किंग प्लान के ऊपर एक कोड, एक बुक लिख के दे दी और वो सभी स्टेटों को लागू करना था। समय के साथ इन्होंने फिर दूसरी 2014 में एक कोड आया था इनका। अभी रिसेंटली इनका कोड आया 2023 में। एक टाइप से ये तीसरा रिवाइज्ड कोड है, वर्किंग प्लान कोड। ये कोड मतलब क्या है, एक टाइप से एक मैनुअल है, एक बुक है जिसमें ये बताया गया है कि वर्किंग प्लान की संरचना कैसी होनी चाहिए, कितने चैप्टर होंगे, किस चैप्टर में क्या क्या डाटा होगा, कहाँ पर कितना डाटा होगा, कैसे डाटा फीड किया जाएगा, कैसी टेबल्स बनेंगी। वो वर्किंग प्लान जो होता है उसका पूरा खांचा है ये, कि उस स्ट्रक्चर में हम लोग डाटा भर दें, एक टाइप से ब्लैंक फॉर्म है जिसमें डाटा भर के हम वर्किंग प्लान बना सकते हैं, वो है ये कोड। अभी रिसेंटली आया। कोड का मतलब क्या है कि आगे हम लोग जो वर्किंग प्लान पढ़ने वाले हैं वो इसी कोड के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ें इस कोड के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। तो सबसे पहला मुद्दा, वर्किंग प्लान होता क्या है, एक मॉड्यूल, एक प्लानिंग बुक सी होगी। दूसरा मुद्दा, वर्किंग प्लान की हमें ज़रूरत क्यों है। पहली बात, सेंटर की कमिटमेंट है, उन्हें ग्राउंड पे अप्लाई करना है तो वो प्लानिंग में उनकी अप्रूवल हो। अब नीचे प्लानिंग की क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ चंबल में एज ए DFO बना, MP गवर्नमेंट ने मुझे 200 करोड़ का फंड दिया कि चंबल में ये ऐसा करना है। मेरे दिमाग में आया, सब कुछ आया, मैंने बस मन ही मन में सोच लिया मैं यहाँ ये करूँगा और मैंने 50 करोड़ खर्च कर दिए। 150 करोड़ अभी इम्प्लीमेंट करना था, प्लान को टाइम लगता है, इसी में मुझे 1.5-2 साल लग गए। तब तक गवर्नमेंट मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से उठा के बालाघाट पहुँचा देती है। यहाँ नया DFO आया। नए DFO को यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 200 करोड़ आए थे, उनमें से 50 करोड़ जो खर्च किए गए ये क्या करना चाहते थे, क्योंकि कहीं पूरा काम हो जाए तो वो काम का रिजल्ट आता है। यहाँ मैंने गड्ढे गड्ढे खोद के चला गया, उसे समझ में नहीं आ रहा कि गड्ढे खोद के ये करना क्या चाहते थे भाई। मान लो मेरा पर्पज़ ये था कि आज गड्ढे खोदेंगे, उन गड्ढों में जो इरोजन से मिट्टी आएगी वो मिट्टी भर जाएगी, इसके बाद मैं उसमें आंवले की प्लांटेशन करूँगा। उसे समझ में नहीं आ रहा कि गड्ढे खोद के क्या करना चाहते थे। यहाँ स्विमिंग पूल बनाना चाहते थे या इसमें प्लांटेशन करने वाले थे या गड्ढे खोद की कुछ और प्लानिंग थी, नए वाले को समझ में नहीं आ रहा है। सपोज मैं जिंदा हूँ, बालाघाट में हूँ, कॉल करके पूछ सकता है। मान लीजिए मैं अपने आप को शक्तिमान करके रेत माफिया से लड़ जाता हूँ, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, रिटायर्ड हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसे केस में जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो प्लानिंग है उसका क्या होगा। तो यहाँ सीधा सा मुद्दा है कि कोई भी चीज़ हवा हवाई नहीं होगी, सबको हम लोग एक फाइल में एक पूरा रिपोर्ट बना के चलेंगे और इसी रिपोर्ट के हिसाब से ही चलेंगे। और एक इसमें ये भी मुद्दा है कि ये रिपोर्ट कौन बनाएगा, जो DFO है।
उसके पास एक लेवल तक की ही स्किल होगी। अक्सर जो लोग एग्जीक्यूशन अच्छा कर लेते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर लेते हैं, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं होती। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी लेकिन एग्जीक्यूशन उसे नहीं आता था भाई। तो उसने बहुत सारी कोशिश करी, पेपर मनी चलाई, सिक्के चलाए, लेकिन फेल हो गए। मुद्दा वही है, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ जो डीएफओ है आईएफएस, उसके पास एग्जीक्यूशन अच्छे से आता है लेकिन प्लानिंग आए ज़रूरी नहीं है। तो प्लानिंग के लिए अलग स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ वर्किंग प्लान की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक तो हमें रिटन, सब कुछ रिटन होता है, जिससे अगर किसी का 2-3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन हो जाए, रिटायर हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो चीज़ें हैंडल हो पाएँ। उस एरिया के क्या क्या रियल इशू है, नए डीएफओ को समझ में नहीं आएंगी। पुरानी क्या हिस्ट्री थी, एक वर्किंग प्लान जो 10 साल के लिए बनाया गया था, बनाते समय उस एरिया का पूरा थोरोली एनालाइज किया जाता है कि वहाँ पर बायोटिक प्रेशर कितना है, सॉइल इरोजन कितना है, क्लाइमेट चेंज कितना हुआ, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंस क्या हुआ, ये कितना है, वो कितना है, सारा डाटा उस वर्किंग प्लान में लिखा होता है। नया वर्किंग प्लान उसके डाटा को ही यूज करेंगे, प्लस उसे मॉडर्न अपडेट करेंगे। मान लो ये दिक्कतें वही हैं तो वही आ जाएंगी, कुछ और नई दिक्कतें हैं वो भी आ जाएंगी, या दिक्कतें कम हो गई तो आ जाएंगी। अगर मैं कहीं के लिए वर्किंग प्लान बना रहा हूँ, पिछले 15 वर्किंग प्लान होगी, उसकी 150 सालों की हिस्ट्री जो है, 150-200 पूरे एरिया की हिस्ट्री है मेरे पास। तो क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं क्या हैं उस रीजन की, वो पूरी रहती है उसमें। हमें वेरियस स्टेक होल्डर्स के हिसाब से क्या करने का प्लान है, अदर एक्टिविटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। इस वजह से हम लोग उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। दूसरा, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, अदर चीज़ें चल रही हैं, जेएफएम कहीं चल रहा है, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक स्ट्रक्चर के उन्हें कैसे अप्लाई करना है। कई बार डीएफओ को समझ में नहीं आता कि वर्किंग प्लान के साथ हम जेएफएम को कैसे कनेक्ट करें। तो वर्किंग प्लान ऑफिसर को पता है, वो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखेगा और ये उसे सीधा इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इस टाइप से यहाँ ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। वर्किंग प्लान समझ में आया, उसकी ज़रूरत समझ में आई। अब डेफिनेशन है बस कि वर्किंग प्लान क्या है। एक रिटेन स्कीम है जिसमें हम लोग अपने फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। पर्पज़ क्या है? एक तो जो भी अपने पॉलिसी के टारगेट हैं, जो अपन पॉलिसी में अचीव करना चाहते हैं, उनको अचीव कर सकें, उनकी डायरेक्शन की तरफ जा सकें पॉलिसी को और हमें जो वेरियस टाइप के ट्रीटमेंट देने हैं फॉरेस्ट में, कहाँ पर क्या देने हैं, उनकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे, पता रहे कि हमें कहाँ पर क्या देना है। नया वाला दे के चला गया, अब हमें आगे नहीं पता कि हमें अब आगे क्या दें, तो वो चीज़ें डिसकंटिन्यू ना रहे। सो अब कुछ क्वेश्चन है कि वर्किंग प्लान क्या है। क्वेश्चन सीधे हैं, डेफिनेशन से सीधे क्वेश्चन निकले हैं। वर्किंग प्लान को और क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं। वर्किंग प्लान बनाने के उद्देश्य क्या है? एक टाइप से एक डीएफओ की एक गाइडलाइन मिल जाती है। डीएफओ अगर डिवीज़न लेवल पे है, सब डिवीज़न पे, तो एसीएफ को उसके फॉरेस्ट का जिसका वो चार्ज ले रहा है उसका पूरा काला चिट्ठा मिल जाता है। उसका जो भी है, सपोज उसके टाइम पे ही वर्किंग प्लान स्टार्ट हो रहा है, तो उसे ये पता है कि आज हमारे फॉरेस्ट की ये स्थिति है, यहाँ पर लेके चलनी है। 2 साल अगर वो उस पोस्ट पर रह रहा उस सब डिवीज़न लेवल पर, तो उसे पता है कि 2 साल में उसे क्या क्या करना है। वो सारा पूरा चिट्ठा मिल जाता है, पका कि जो भी अपने इम्प्लीमेंटेशन करने हैं वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट होती रहती हैं। यही उसके क्वेश्चन होंगे। एक मुद्दा है साइलेंट फीचर। एक अच्छा वर्किंग प्लान कैसा होना चाहिए? भाई तुम ऐसी रिपोर्ट बना रहे हो, जनरली जो वर्किंग प्लान ऑफिसर ये रिपोर्ट बना के चला जाएगा कि प्लानिंग बना देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको 50 दिन बचे हैं आपके पास, आपको प्लानिंग करनी है और पड़ोसी ने आपको प्लान बना के दिया कि ऐसे ऐसे तुम करोगे। अब पड़ोसी ने जो प्लान बना के दिया है, पहली बात उसकी प्लान की भाषा सिंपल हो कि मुझे समझ में आ जाए। वो थरूरियन टाइप की इंग्लिश लेके आया, ये तो समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या लिखा है। गूगल कर लो,
डिक्शनरी ढूंढ लो, आसानी से उस शब्दों का मतलब नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे। तो ऐसे ही हो, ऐसी भाषा में लिखे हो कि समझ सको कि क्या कहना चाहते हो, कैसे क्या करना है। दूसरा, प्लान ऐसे हों जो थोरोली नॉलेज पे बेस्ड हों। ऐसा नहीं बोला कि भाई 4 दिन है, बोला ये ऐसे ऐसे करना होता है। भाई कम से कम हमारी कैपेसिटी तो देख लो। वो प्लान बना के चला गया, बोला 80 किलोमीटर की स्पीड में तुम्हें जाना है, 30 दिन में तुम, जैसे मान लो 50 दिन है, सामने वाले ने प्लान बना दिया, बोला 1 यूनिट 1 दिन, बोला बढ़िया प्लान बना है, बोला 15 दिन में 15 यूनिट ख़त्म तुम्हारी। फिर इसके बाद तुम्हारी रिवीजन शुरू, 4 दिन, फिर 1 दिन में 2 यूनिट का रिवीजन, अगले 7.5 दिन में 8 दिन में तुम्हारा 1 रिवीजन, फिर 4 दिन में रिवीजन। भाई मैं 1 दिन में 1 यूनिट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये प्लानिंग का क्या करूँगा। बोला मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि एग्ज़ाम तक जो 50 दिन है तब तक आते आते तुम 10 बार रिवाइज कर लोगे अपने स्टडी ये पूरे सिलेबस को। लेकिन जो स्पीड बताई है वो मेरी कैपेसिटी ही नहीं है। तो जो प्लान बना रहा है वो सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के, बकाया की चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से बना दे। तो एक अच्छा प्लान जो है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल और ब्रीफ हो, मतलब उसमें सारी चीज़ों की जानकारी हो, थोराउट जो भी नॉलेज है थोराउट पूरे पर थोरोली थ्राउट नॉलेज पर बेस्ड हो, जिसमें सारी चीज़ों को ध्यान में कंसीडर करती हो। उस वर्किंग प्लान में जो टारगेट है वो इस टाइप के हों जो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो। ऐसे ना हो कि बोला हमें इसरो का बोला टारगेट क्या है, बोला अगले 10 साल का प्लान बनाना है, और टारगेट क्या है, बोला हमें जुपिटर पे कॉलोनी बनानी है और यहाँ से 5,000 लोगों को मंगल ग्रह पे पहुँचा देना है, जुपिटर छोड़ दो मंगल ही ले लो, बोला 5,000 लोगों की वहाँ पर कॉलोनी बसा देनी है। भाई टारगेट ऐसे रखो कि अगले 10 साल में पहुंच सको। अगर तुम ये बोलो कि अगले 10 साल में हम लोग मंगल ग्रह पे 2 रॉकेट उतार देंगे, रोवर उतार देंगे, तो बात समझ में आती है, इतना संभव है। तुम बोलो कि भाई 1,000 लोगों को पहुंचा दोगे वहाँ पर 10 साल में, तो ये इतना ज़्यादा, बोला फेंकना किसने स्टार्ट किया, तो इतना भी ना फेंको। तो यहाँ ऐसे एम होनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो। इसमें जब आप बनाओ तो वहाँ पर क्या दिक्कतें खड़ी हुई पुराने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो जो लिमिटेशन है उनको ऐसा ना हो कि आप लिमिटेशन को ध्यान ही ना दो। भाई अगर आप चंबल में काम कर रहे हैं और रेत माफिया से आपको सामना करना पड़ रहा है तो आपको उस फैक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा और आपको कुछ हद तक वहाँ डीएफओ को डिस्क्रिशन देना पड़ेगा। अगर आप बालाघाट में या छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं तो आप वर्किंग प्लान को इम्प्लीमेंट करते समय थोड़ा इतना स्पेस देना पड़ेगा वहाँ के डीएफओ को कि वो वहाँ पर नक्सल इशू आए तो वो कैसे हैंडल कर पाए। आप उन चीज़ों को हटा देंगे और प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, आपका वर्किंग प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, वो प्लान फेल हो जाएगा। फिर आप अगला प्लान फिर लेके आओगे तो मतलब नहीं निकलता। वहाँ की जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है जिस एरिया में ये प्लान अप्लाई हो रहा है उनका रिकॉग्निशन करो। पेस्ट जो पिछले साल के वर्क हैं, जब प्लान बनाते हैं तो पिछला जो खाका है पुराने प्लान का वो सारी चीज़ है। वहाँ के इंडिजिनस और मिसलेनियस जो ट्री स्पीसीज है उनको हम लोग प्रमोट करें, वहाँ प्रमोट करें, मतलब अपन वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करेंगे। ये सारी एक अच्छे प्लान की खासियत होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आता है अपने देश में वर्किंग प्लान का जो पूरा मुद्दा है ये शुरुआत कहाँ से हुआ। मुद्दा आता है ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने लगान वसूली के लिए पहले चुना कौन सा, कृषि वाला। एग्रीकल्चर के लिए आपने वो रैयतवाड़ी महलवाड़ी वो सारे सिस्टम पढ़े हैं। वो उसी में जो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो सिस्टम था वही सिस्टम कहाँ साउथ में कौन अप्लाई कर रहा था, मुनरो। कौन कर रहा था, यूवी मुनरो। उससे ब्रिटिश को क्या फ़ायदा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता था कि मान लो ये बंगाल वाला रीजन है, इससे इतने लाख का रेवेन्यू आना है, इतना लगान आना है, वो फिक्स है उसका लगान। तो ब्रिटिश को उससे एक कैलकुलेशन आसान चली जाती थी। जो ब्रिटेन में बैठे लोग हैं कंपनी के डायरेक्टर, उन्हें पता था कि टोटल लगान कितनी आएगी। ये उन्हें हेल्प होती थी करप्शन रोकने में, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने में। एग्रीकल्चर के लिए तो कर लिया,
अब फॉरेस्ट का कैसे करें? तो मुनरो से ही बोला गया, जब ये साउथ में थे, कि भाई साहब आप देख लो, ये जो साउथ वाला रीजन है, खासकर केरल वाला रीजन, केरल और तमिलनाडु का जो मिक्स वाला रीजन है, जॉइंट वाला, कि आप देखो यहाँ पर कैसे हम लोग लगान की वसूली, लगान मतलब फॉरेस्ट से कितना हमें पेड़ काटना चाहिए जिससे सस्टेनेबल तरीके से हम रिसोर्सेज निकाल सकें। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, उसके लिए उन्हें कुछ फार्मूले वाले मेथड दिए, जैसे डायमीटर दे दिए कि बोला इतने डायमीटर के पेड़ों को हम काट सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये करें, ऐसे उन्होंने एक प्लानिंग सी दी। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपको एक प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते रहे, लेकिन वो मिले उसके लिए ज़रूरत थी बैकग्राउंड प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ बकाए की चीज़ें सजेस्ट की कि आपको 10 साल में ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है जिससे आपको हर साल इतना टिम्बर मिलता रहे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट के लिए जो एक प्लानिंग की जो स्टार्टिंग है वो मुनरो ने की। तो वर्किंग प्लान की जो शुरुआत है उसे हम लोग बोलते हैं, किससे शुरू हुई? मुनरो से। बाद में आए अपने ब्रांडिस, डेट्रिच ब्रांडिस। इन्होंने क्या किया, मुनरो का जो तरीका था उसको फर्दर एनहांस किया, उसे आगे एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके गए। मुनरो के तरीके में कुछ फॉल्ट लाइन थी, उन्हें इम्प्रूव किया और अपनी तरफ से एडिट करके अपडेट करके एक नया तरीका लेके आए, और फिर ये ब्रांडिस ने उसी को लेके चले। ब्रांडिस ने जो प्लान बनाए फॉरेस्ट को मैनेज करने के, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि उनकी 50% स्ट्रक्चर अभी के जो प्रेजेंट के वर्किंग प्लान है वही चल रही है। 50% चीज़ें समय के साथ ज़रूरतें बदली, बहुत सारी चीज़ें नई ज़रूरतें आ गई, तो हम लोगों ने बदल ली। तो मेन मुद्दा है वर्किंग प्लान कहाँ से शुरू होता है? मुनरो से, लगभग 93 पे। ये कहाँ पर थे? ट्रावनकोर, केरल वाले रीजन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्किंग प्लान की शुरुआत कहाँ से हुई है? ट्रावनकोर रीजन से। किसने की? मुनरो ने। कब की? 1837 के आसपास। ये चीज़ें चलती रही। कोर्ट का जो 96 का जजमेंट था वो किसका था? TN गोडबर्मन तिरुमलपाल जो भी है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनका केस था। यहाँ से ऐसे ध्यान रखो, तमिलनाडु के भगवान हैं गॉड, ये राजा रवि वर्मन, इनका केस था। इसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसका रिजल्ट ये हुआ था कि 2004 में वर्किंग प्लान कोड आया था, नेशनल वर्किंग प्लान कोड, फिर 14 में आया और अभी 23 में आया, और प्रेजेंट में यही अप्लाई हो रहा है सभी जगह। कुछ पुराने जो वर्किंग प्लान थे वो इसी पे चल रहे हैं, नए वाले इसके हिसाब से बन रहे हैं अभी। यहाँ पर क्वेश्चन था, फर्स्ट वर्किंग प्लान इन इंडिया वाज प्रिपेयर बाय, किसने किया था? ट्रावनकोर फॉरेस्ट के लिए। वर्किंग प्लान का समय क्या होना चाहिए? एक बेसिक आइडिया है वर्किंग प्लान क्या है, अच्छा वर्किंग प्लान कैसे होना चाहिए, किस लेवल पे बनाया जाता है, कितने समय के लिए वर्किंग प्लान बनाया जाए। पुराने टाइम पे वर्किंग प्लान जो है वो या तो 10 साल के लिए बनाए जाते थे या 15 साल के लिए। कुछ जगह वर्किंग प्लान 10 साल के लिए बनाए जाते थे, कुछ जगह 15 साल के लिए। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। बाद में ये जजमेंट के आने के बाद अब ये हो गया कि वर्किंग प्लान जितने भी बनेंगे सभी के सभी 10 साल के लिए बनेंगे। इससे एक केस जुड़ा हुआ है, मेरा ही केस है। इशू ये हुआ कि मुझे ये पता था कि वर्किंग प्लान या तो 10 साल के लिए बनाए जाएंगे या 15 साल के लिए। तो मैंने नोट्स में लिख के आता है या बुक में लिखा होता है 10 ईयर और 15 ईयर्स। 2012 में मेरा एकेडमिक एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया वर्किंग प्लान कितने ड्यूरेशन के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन था 8 ईयर, 12.5 ईयर, 10 ईयर, और इधर शायद था 17 या 20 ईयर के आसपास, ऐसा कुछ। अब मैं एकदम, क्योंकि ऑप्शन बी पहले आ गया, सी बाद में था, मैंने सोचा यार 10 या 12 ईयर, 10 या 15 ईयर, 10 या 15 साल के लिए होता, तो पहले मैंने लगाया 10 साल। फिर यह एकदम याद आया यार 10 से 15 साल के लिए होता है, 10 से 15 इसका बीच आदत 12.5, ये 12.5 ठीक है, और इसे लगा दिया, कोला भर दिया,
गोला भरने के बाद पेन से भरा जाता था। फिर याद आया कि भाई ये बोल रहा है या तो 10 साल के लिए बनाया जाएगा या 15 साल के लिए। यहाँ मैथमेटिकल कोई एवरेज थोड़ी चल रहा है, या तो 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। 12.5 का कोई मुद्दा ही नहीं है। क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। तो ध्यान रखो, वर्किंग प्लान 10 साल के लिए ही बनाए जाते हैं। प्रेजेंट केस में कुछ चीज़ों में अपवाद आए हैं। जैसे प्रेजेंट के केस में ये बोला गया है कि वर्किंग प्लान 10 ईयर के लिए बनाया जाएगा। अब मान लीजिए चंबल के लिए वर्किंग प्लान बनाया गया था 10 ईयर के लिए। 2000 सपोज 14 में बना था और 24 में ख़त्म हो रहा था। 24 के मान लो दिसंबर से लागू हुआ था और 24 के नवंबर में ये ख़त्म होने वाला था। इसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट यहाँ थे और उन्हें यहाँ तक लेके पहुँचना था, उसका टारगेट बनाया गया था। यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स, लोकल कंडीशन, इन्वायरमेंट, सपोज फॉरेस्ट फायर लग गया, कुछ बीच में इंसेक्ट पेस्ट ने अटैक कर दिया, कोई और दिक्कतें आ गई, इसकी वजह से जो हमारा टारगेट था वो अभी अचीव नहीं हो पाया है। हम लोग सभी बैठे, कमेटी बैठी और उन्हें ये सोचा कि देखो एक तो अपने पास तरीका ये है कि अभी हमारा जो अचीवमेंट है वो थोड़ा नीचे है, मतलब हमारा यहाँ पर है। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि हम लोग यह इसी बेस को लेकर के अगले 10 साल के लिए फिर से वर्किंग प्लान बना दें, या फिर एक काम किया जाए, इसी वर्किंग प्लान का जो टाइम पीरियड है उसे 2-3 साल और ऊपर बढ़ा दो, जिससे ये टारगेट अचीव कर लिया जाए। क्योंकि फिर इसी के लिए हम लोग जो वर्किंग प्लान अगली प्लानिंग बनाएंगे कोई खास फ़ायदा भी है नहीं, क्योंकि वर्किंग प्लान प्रिपरेशन में भी बहुत सारा पैसा लगता है, उतना अपने पास बजट नहीं है या कोई और दिक्कत है। तो ऐसा किया जा सकता है कि अगर उसका प्रेजेंट टाइम 10 साल है, आप परमिशन से उसका टाइम जो है 2 साल या 3 साल करके ऐसा बढ़ा सकते हो। 2-2 साल बढ़ा दो, 2-2 साल, फिर 1 साल या 2 साल और 3 साल, तो ऐसे 5 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। मान लो फर्स्ट टाइम में 2 साल बढ़ा दिया, फिर लगा कि नहीं हो पा रहा तो 3 साल और दे दिए, या पहली बार 3 साल बढ़ाया फिर 2 साल। तो ऐसे मैक्सिमम अप्रूवल से 15 साल तक किया जा सकता है। लेकिन बनाया 10 साल के लिए, ये तो जस्ट ऊपर से परमिशन के माध्यम से ही 5 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। तो वर्किंग प्लान कितने साल के लिए होता है? 10 साल या 15 साल के लिए, और बाय लार्ज से देखा जाए तो अपना 10 ईयर रहेगा। यही वही क्वेश्चन रहेंगे। वर्किंग प्लान इज जनरली प्रिपेयर फॉर द पीरियड ऑफ कितने साल? 10 साल के लिए। द वर्किंग प्लान पीरियड रेंज फ्रॉम कितना होगा? 10 to 15 ईयर्स। नीड ऑफ वर्किंग प्लान कोड, ये अभी जो नया वर्किंग प्लान कोड आया इसकी ज़रूरत क्या थी? इससे पहले जितने भी वर्किंग प्लान कोड थे उनमें कुछ फॉल्ट लाइन थी। जैसे वर्किंग प्लान विंग पूरी नहीं हुआ करती थी, DFO लेवल पे थी, ऊपर स्ट्रक्चर नहीं होती थी। हम लोग आगे चीज़ें समझेंगे उन्हें। तो वो सारी दिक्कतें थी। इसमें कुछ और दिक्कतें हैं, जैसे ये वाली दिक्कतें थी। 10 साल के लिए 15 साल एक्सटेंशन वो सिस्टम हुआ नहीं करता था पहले। डाटा कलेक्शन, फॉरेस्ट इन्वेंट्री का कोई पहले प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इको सेंसिटिव जोन, वेटलैंड, टाइगर रिजर्व, सेंट्रल जोन रेगुलेशन, कोस्टल जोन, कोस्टल CRZ वाला जो है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उससे अटैच नहीं थी। वो दिक्कतें थी, उन्हें अभी अपडेट रिसेंटली किया गया है, स्ट्रक्चर में चेंज किए गए हैं, इसलिए नया कोड आया है। मॉनिटरिंग से रिलेटेड चीज़ें अपडेट हुई हैं। बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो अपने काम स्टेट PSC में कोई काम की नहीं है। अगर आप IFS की दे रहे हैं तो उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं यहाँ आया। आगे देखते हैं। आपको कुल मिलाकर ये समझ में आया, वर्किंग प्लान एक रिपोर्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न, उसके फॉरेस्ट को 10 साल तक मैनेज करना है तो उसके लिए है एक प्लान है। वो पुरानी हिस्ट्री देख ली। अब मुद्दा है वो प्लान बनाते कैसे हैं। फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें आप समझ लो। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो रही अपनी RFO की है, रेंजर की। उसके ऊपर की पोस्ट है ACF की, इसमें से भी आप लोग जाएंगे। उसके ऊपर है DFO, उसके ऊपर है CF,
ये सभी की सभी जो स्ट्रक्चर है इनके पीछे अक्सर नोट्स में लिखा रहेगा टी ब्रैकेट में, स्मॉल टी कैपिटल टी रहेगा ब्रैकेट में रहेगा। उसका मतलब ये होता है ये टेरिटोरियल वाली विंग है। ऐसे ही एक चलेगी वाइल्ड लाइफ की विंग, उनके भी रेंजर रहेंगे, आरएफओ रहेंगे, उनके पीछे यहाँ वर्क सपोज वाइल्ड लाइफ है तो WL या W लिखा है, W लिखा वाइल्ड लाइफ वालों के लिए। ACF है, वाइल्ड लाइफ लिखा है, या W बना रखा है या WL लिखा है, वो चल जाएगा उनका। सोशल फॉरेस्ट्री में अगर कोई रेंजर है तो वो RFO वो भी है। यहाँ पर क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री SF लिखा हुआ है। इस टाइप से इनका RFO, इनका ACF सोशल फॉरेस्ट्री का चला। और फिर DFO जो है वो कॉमन कर दिया, एक ही DFO हो गया, वो टेरिटोरियल वालों को भी देख रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री वाला ACF भी उसी को रिपोर्ट कर रहा है, वर्किंग प्लान के भी जो ये वाइल्ड लाइफ वाले हैं वो भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ स्टेटों में क्या किया कि चलो DFO इनकी पोस्टें जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं अगेन इसे बताता हूँ। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, यहाँ पर RFO है, यहाँ ACF है, ये सोशल फॉरेस्ट्री वाली विंग है। इनके ऊपर यहाँ सपोज DFO है सोशल फॉरेस्ट्री, मान लो आप गुजरात में है, वहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री का भी DFO अपना मिल गया। अब सोशल फॉरेस्ट्री की विंग उनने यहाँ पर ख़त्म कर दी, इससे ऊपर वो लेके नहीं गए। ये DFO जो सोशल फॉरेस्ट्री वाला है वो सीधा जो CF होगा टेरिटोरियल वाले उसको रिपोर्ट करेगा। टेरिटोरियल वाले का यहाँ अपनी पूरी ब्रांच तो चल ही रही है, सोशल फॉरेस्ट्री यहाँ पर रिपोर्ट कर रही है, वाइल्ड लाइफ का थोड़ा अपना अलग चलता रहेगा कुछ हद तक, फिर वो जनरली CF या CCF तक वो आकर के मिल जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर के ऊपर मिल जाएंगे। और फाइनली सबका माई बाप तो एक ही रहेगा, PCCF, और उसके पीछे टेरिटोरियल लिखा रहेगा, हो सकता है नहीं भी लिखा हो, क्योंकि सबका माई बाप वही है। सारी चीज़ें कहीं से भी निकलें लेकिन लास्ट में जाके एक ही समुद्र में समानी है। वो किस लेवल पे जाके समाती है उससे बस थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, वर्किंग प्लान। पहले क्या होता था, वर्किंग प्लान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता था वर्किंग प्लान ऑफिस या वर्किंग प्लान ऑफिसर बोल दो, ऑफिस भी है तो उसमें जो ऑफिसर है वो रहा। ये बिल्कुल DFO के बराबर ही पोस्ट का होता था। ये DFO टेरिटोरियल है, इसको हम लोग बोल देते थे ये DFO है वर्किंग प्लान वाला, जो वर्किंग प्लान ऑफिस से जुड़ा हुआ है, इक्वल पोस्ट के हैं। इसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होता नहीं था, तो ये लोग करते क्या थे, इसके नीचे जो ACF है टेरिटोरियल वाले, इन्हीं से 4-5 ACF को यहाँ ले लेते थे। तो इस टाइप से ये जो टेम्परेरी बेसिस पे जो ACF लिए, तो ऐसी ACF कौन से, वर्किंग प्लान के, कुछ मतलब अल्प समय के लिए बुला लिए, इधर ही से RFO बुला लिए कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही इनका काम ख़त्म हो गया ये वापस अपने में चले गए। जैसे आपने कई बार ऐसे SDM को देखा होगा, मतलब अतिरिक्त सचिव, इस टाइप से, कि उनके पास क्या है, वो SDM है बट कहीं SDO ऑफिस से अटैच नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, इधर उधर कहीं भी अटैच कर दिए जाते हैं। तो उस टाइप से इन्हें यूज़ करके अपना काम निपटाया, क्योंकि एक टाइम के लिए होता है, इसके बाद इन्हें वापस कर दिया, क्योंकि इनका काम हमेशा नहीं चलता है। पहले ये यहीं होते थे, एक ही पोस्ट हुआ करती थी वर्किंग प्लान की, और इसके बाद इनका जो माई बाप है वो CF बना दिया, CF टेरिटोरियल। वो ये भी रिपोर्ट करते थे, ये भी रिपोर्ट करते थे। हम लोग इस पोस्ट को बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी थी जहाँ पर IFS बराबर है, ये भी IFS है, ये भी IFS है, एक साथ ही ट्रेनिंग हुई है, तो आपको IFS की सैलरी मिल रही, पावर है, पैसा है, और काम ज़्यादा है नहीं, तो पैसा खर्च करने का भी टाइम है आपके पास, और पढ़ाई लिखाई का काम है, कविता कर रहा है, शायरी कर रहा है, उन सब के लिए यहाँ टाइम मिल जाता था, जबकि इसमें नहीं मिलता था। तो ये एक रिसर्च वाला अच्छा एरिया था। हालांकि अब काम लोड बढ़ गया है तो अब उतनी अच्छी
पोस्ट नहीं बोल सकते, पहले ज़्यादा बेहतर पोस्ट थी। पुराने के हिसाब से वर्किंग प्लान कैसे बनता था वो देखते हैं। वर्किंग प्लान बनाने की जो शुरुआत है, पहले हम लोग पहले और आज दोनों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एमपी वालों का भरोसा नहीं होता है, ये पुरानी रिपोर्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। पहले शुरुआत क्या होती थी कि कोई भी एरिया है उसका जो वर्किंग प्लान है वो ख़त्म होने वाला हो, उससे कुछ समय पहले ही कौन, सीएफ टेरिटोरियल, ये लगभग 2.5 साल पहले डीएफओ को एक प्रेम पत्र लिख करके बोल देता था कि भाई साहब आपका वर्किंग प्लान अगले 2.5 साल बाद ख़त्म होने वाला है, एक काम करो, तुम जिस वर्किंग प्लान के हिसाब से तुम उस अपने डिवीज़न के फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हो, क्योंकि वर्किंग प्लान किस लेवल पे बनता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप जो मैनेज कर रहे हो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के दो। रिपोर्ट मतलब आपने वर्किंग प्लान को जब इम्प्लीमेंट किया, 7.5 साल तो हो ही गए आपको लगाते लगाते, तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान, समस्याएं क्या हुई हैं, तो कितने टारगेट को अचीव कर चुके हो, 10 साल तक आते आते तुम अपने टारगेट अचीव कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आपने 1/3 हिस्सा, सॉरी 3/4 टाइम, 75% टाइम तो आपका निकल चुका है, तो आप कितने पहुँचे हो, क्या अचीव कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए, नहीं कर पाए हैं तो क्यों, और हो सकता है तुमने ज़्यादा अचीव कर लिया तो कैसे, वो सारी चीज़ों का एक ड्राफ्ट, एक कच्चा चिट्ठा बना करके आप हमें दे दो। इस कच्चे चिट्ठे को बोलते हैं प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान नोट या वर्किंग प्लान रिपोर्ट बोल सकते हो। वैसे जनरली हम लोग इसे नोट बोलते हैं, प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान नोट। इस टाइप से सीएफ ने डीएफओ को बोला, डीएफओ उस एरिया में जाएगा, पुरानी रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसके हिसाब से नई रिपोर्ट को भी देखेंगे, कितना हमने किया, कितना नहीं कर पाए, क्या किया, क्या रिजल्ट हुआ, कहाँ पर क्या किया था हमने, परिणाम क्या निकला, प्रेजेंट में क्या है, कितना पैसा लगा था और पता पड़ा वहाँ की प्लांटेशन बह गई, वो पूरा लिख देगा कि भाई साहब हमने 4 साल पहले यहाँ प्लांटेशन की थी, सोचा था यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होंगे, जंगल में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। तो वहाँ लिखना भी पड़ेगा फॉरेस्ट फायर क्यों हुई, उसके कारण क्या है, क्या हमें करना चाहिए था जिससे फॉरेस्ट फायर नहीं लगती। इस टाइप से वो पूरा काला चिट्ठा करके एक नोट जो है, एक नोटबुक बना के से सीएफ ऑफिस में जमा कर देंगे। इसके बाद सीएफ वो खुद जाएगा उस डिवीज़न में, उस ज़िले में घूम घूम के आएगा, पूरे ज़िले के फॉरेस्ट में घूमेंगे खुद भी। लगभग बोला जाता है कि आप कम से कम एटलीस्ट 5-10% जो एरिया है उसमें खुद घूमो। वहाँ के लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जेएफएम है तो जेएफएम कमेटी के जो मेंबर्स हैं, एनजीओ हैं, लोकल लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे और एक टाइप से वेरीफाई करेंगे कि जो डीएफओ बोल रहा है वो सही तो बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसमें यह बोल रहा है कि यहाँ पर हमने 4 साल पहले फॉरेस्ट प्लांटेशन की थी, इसमें आग लग गई थी और ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, हमें इसकी बाउंड्री बनवा देनी चाहिए। पता पड़ रहा है कि भाई साहब वहाँ पर तो 4 साल पहले कोई प्लांटेशन हुई नहीं, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये पूरे पैसे बचा गया है, या कुछ और कारण रहा हो, लेकिन वो बिल इन्हीं का फट रहा था, इनकी कुछ गलतियाँ थीं जिसकी वजह से 4 साल की प्लांटेशन वो बर्बाद हुई 4 साल पहले, इनकी गलती की वजह से थी, लेकिन इन्होंने किसी कैटल हर्डर पे बोल दिया, ग्रामीण चरा गए या आग लगा के उस पर डाल दिया, ऐसा कुछ ना हो। तो इसमें होगा क्या कि ये सीएफ खुद ग्राउंड पे जा कर के वेरीफाई करेंगे और उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट को बोला जाता है, ड्राफ्ट बनेगा प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट, जिसमें वो लोकल के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करेंगे। ड्राफ्ट ही मानो इसे। इस ड्राफ्ट को जब इसने बना लिया तो ये क्या करेंगे, अपने ऊपर के अधिकारी, मतलब सीएफ है तो ये किसे देंगे, सीसीएफ को। सीसीएफ देखेगा भाई सीनियर है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो ड्राफ्ट पढ़ेगा, बोलेगा स्पेलिंग एरर है, यहाँ ग्रामर ठीक नहीं है, ये तुम क्या डाटा कलेक्ट करके ले आए, ये टेबल सही से बनाओ, इसकी सेटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है, जो सीनियर है वो कुछ अगर ज़रूरत दिखी, उसमें डाटा गड़बड़ है, डाटा दोबारा से ज़रूरत पड़ रही, डाटा प्रॉपर नहीं है, कम है, तो वो उसमें प्रूफ रीडिंग वगैरह करके इंस्ट्रक्शन दे करके, कुछ डाटा और ज़रूरत लग रही है उसे, तो वो बोल दे ये भी डाटा लगाओ। इस टाइप से CCF उसकी उनकी मदद करके उसे रिपोर्ट को और सही करेंगे और फिर वो अपने सीनियर यानी कि PCCF को भेज देंगे। मैं यहाँ चीज़ें सीधी सीधी लेके चल रहा हूँ, यहाँ बीच में कुछ पोस्टें और भी हो सकती हैं, अपने लिए इतना यहाँ माथा पच्ची की ज़रूरत नहीं है। तो वो किसके पास पहुँची, PCCF के ऊपर। PCCF क्या करेंगे, वहाँ पर एक पार्लियामेंट अपनी एक बॉडी बना रखी है जिसके हेड माई बाप है, चेयरमैन है PCCF। इस बॉडी में कौन कौन लोग हैं, CCF, मान लीजिए उस एरिया में, उस जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एक PCCF है, लेकिन 4-5 CCF होंगे, तो वो 4-5 CCF बैठे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है, उसका रीजनल ऑफिस है भोपाल में, उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव एक बैठा होगा, वो भी इस CCF बॉडी में होंगे। CCF यहाँ पर कौन कौन होंगे, टेरिटोरियल वाला भी होगा, वाइल्ड लाइफ वाला भी होगा, सोशल फॉरेस्ट्री अदर ब्रांच हैं उनके सब के सब बैठेंगे, क्योंकि सभी के अपने अपने उसमें इंटरेस्ट है। ये प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट जब रखी जाएगी तो सभी अपने नज़रिए से देखेंगे कि हमारा इसमें क्या है, उन सब के हिसाब से वो रिपोर्ट देखी जाएगी। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके इंटरेस्ट उसमें ठीक है, रिपोर्ट नीचे से आई है वो सही लग रही है उन्हें, और उन्हें लग रहा है कि चलो जो हमने 10 साल पहले रिपोर्ट पे जो बोला था और उसके हिसाब से फंड दिया और वो नीचे ग्राउंड पे काम हुआ है और यहाँ काम रिपोर्ट में दिख रहा है, तो वो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, अब आप अगली प्लान बनाने की तैयारी कर दो। यानी कि वो रिपोर्ट को उन्हें पास कर दिया और अगली रिपोर्ट की परमिशन दे दी, तो पास हो गई, मतलब ये क्या हो गई, एक रिपोर्ट फाइनल ड्राफ्ट था वो अप्रूव हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये कमेटी उसमें चेंज के लिए रिकमेंडेशन डाटा बुला सकती है, नीचे से बोल सकते हैं अच्छा वो DFO को बुला तो लो अगली मीटिंग में, DFO नीचे की ACF, अगर कुछ गड़बड़ दिख रही डाटा सीधी कॉल करके बुला लो। तो ऐसे ये कमेटी लास्ट में क्या करेगी, वो वर्किंग प्लान जो प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट जो थी उसे अप्रूव कर देगी कि हाँ ठीक है, अब नई रिपोर्ट बनाओ कि हमें अगले 10 साल की क्या टारगेट रखने हैं और हम कहाँ पहुँच गए, अगले क्या करना है, कैसे कहाँ पर चेक डैम डालनी है, कहाँ पर हमें गड्ढा खोदने, कहाँ क्या करना है, जिससे हम एक लेवल तक पहुँच सकें। परमिशन हो गई, तो अभी क्या बन गया, फर्स्ट प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट। एक स्टेज तक आप आ गए कि एक रिपोर्ट यानी कि ये जो बना है प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट, यानी कि वर्किंग प्लान रिपोर्ट का एक प्रिलिमिनरी, उससे थोड़ा पहले की स्टेज का एक डॉक्यूमेंट, ये क्या करेगा, अब जब वर्किंग प्लान बनाया जाएगा उसका लगभग आगे का आधा हिस्सा जो है वो यह सीधा सा उठ के जाने वाला है। ये तो पहले की कंडीशन है। जो नया कोड आया है अभी 23 का, उसमें क्या कर दिया गया, इस संरचना में थोड़ी चेंजेस आए। जैसे क्योंकि पहले वर्किंग प्लान जो ऑफिसर होता था वो DFO के बराबर ही होता था। एक्चुअली में इसमें होता ये था कि जैसे ही ये रिपोर्ट फाइनल हो गई, ये रिपोर्ट वापस CF टेरिटोरियल को भेज दी गई, ये CCF को गई, CCF ऑफिस से CF टेरिटोरियल को गई, और टेरिटोरियल ऑफिस सीधा जो DFO होता था वर्किंग प्लान का उसको रिपोर्ट दे देता था और बोलते थे बेटा अब तुम अपने काम पे लग जाओ, रिपोर्ट बनाओ, क्योंकि इसी से लग जाता था। ये वर्किंग प्लान की पहले ऊपर नीचे कोई माई बाप नहीं होते थे, सीधे इसी से ऑफिस से जुड़ा हुआ होता था ऑफिस। अब क्या हुआ है, वर्किंग प्लान की पूरी स्ट्रक्चर नीचे से लेकर ऊपर तक खड़ी कर दी गई। नीचे से ऊपर खड़ी कर देने का मतलब क्या हुआ कि अब जो DFO है टेरिटोरियल, CF टेरिटोरियल, CCF टेरिटोरियल, और यहां पर पहुंच गया PCCF। पहले क्या होता था, वर्किंग प्लान ऑफिसर, या ये भी क्या है अपना DFO ही है, DFO वर्किंग प्लान, ये सीधा अटैच हुआ करता था यहाँ, ये खत्म हो गया। अब इसके ऊपर आ गया CF वर्किंग प्लान, CCF वर्किंग प्लान, और वो PCCF को रिपोर्ट कर रहा है।
तो अब ये पूरी स्ट्रक्चर खड़ी कर दी गई ऊपर की। तो अब जो CF टेरिटोरियल से काम होना था अब वहाँ का काम खत्म हो गया। अब ये जो चीज़ें चल रही थी यहाँ, CF टेरिटोरियल पहले खुद ही काम शुरू कर रहा था, वो अब कहाँ से काम होगा, यहाँ एक नया आ जाएगा, एडिशनल PCCF बना दिया गया वर्किंग प्लान का। छोटे स्टेटों में क्या होगा, PCCF के नीचे जो CCF होगा वो रहेगा वर्किंग प्लान का। बड़े स्टेटों में PCCF के नीचे कुछ जो अदर है एडिशनल, ऐसे वर्किंग प्लान जो है वो PCCF के बिल्कुल नीचे तक पहुंचेगी। अब ये क्या करेगा, जो पहले 2.5 साल पहले बोला जाता था, 2.5 साल पहले CF टेरिटोरियल DFO से एक प्रेम पत्र लिख के बोलता था कि वो एक नोट लिख के दे दो। अब क्या होता है, ये लगभग 28 महीने पहले, 28 महीने का मतलब 12 दूनी 24, 6 मतलब लगभग 2.5 साल अभी भी है, 2 महीने और कम कर दिए गए। अदरवाइज 2.5 साल का मतलब 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाते थे। ये लगभग 28 महीने पहले इसको एक रिपोर्ट देगा, बोलेगा भाई साहब वो जो प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट आप जो भेजते थे ना वो हमें दे दो। ये फिर ऐसे लेटर लिखेगा, बोला यार भाई ऊपर से बोला गया है कि वो रिपोर्ट दे दो, हम लेटर लिख रहे हैं भाई, आपको इसे लेटर ही समझ लेना, आप वो एक जो नोट भेजते थे हमें वो दे दो। तो इस टाइप से फिर DFO से नोट देगा, ये CF टेरिटोरियल फिर उसमें जाएगा, सेम प्रोसीजर, बस बदला क्या, यहाँ पर ये पोस्ट आ गई, ये प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट बन गई, सॉरी यहाँ पर इनने नोट भेजा, ये आए और इन्होंने एक जो ड्राफ्ट बनाया है इसका वेरीफाई किया, सेम काम किया। अब होता क्या था कि यहाँ पर वापस ये जो CF है वो क्या करता था, CF ये जो भी बनाता था वो अपने ऊपर जो था इनका CCF कौन सा टेरिटोरियल उसे भेजता था और टेरिटोरियल वाला PCCF को देता था। अब इनका काम क्या हो गया, CF टेरिटोरियल सीधा का सीधा ये जो भी CCF या PCCF जो भी है वर्किंग प्लान का सीधा उसको दे देगा और टंटा खत्म। ऐसे ये बीच में आ गया और ये लगभग वर्किंग प्लान के ख़त्म होने से 3 मंथ पहले ये इसे दे देता है। 3 मंथ पहले नहीं, ये 28 मंथ पहले इन्हें बोलता है और इनके पास 3 मंथ का टाइम होता है कि विदिन 3 मंथ में इन्हें ये रिपोर्ट दे देनी होती है। इनके पास रिपोर्ट पहुंची और वो रिपोर्ट फिर बाद में फिर उसी स्टैंडिंग कंसल्टिंग कमेटी SCC स्टैंडिंग कंसल्टिंग कमेटी के पास पहुंची, जिसका हेड कौन है, PCCF। वहाँ पर रिपोर्ट में पहुंची, रिपोर्ट में वही पुराने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनने रिपोर्ट को फिर देखा, लगा ठीक है तो अप्रूव करेंगे, ठीक नहीं लग रहा है तो फिर वो वापस यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेंगे और लास्ट में ने अप्रूव कर दी। अप्रूवल के बाद पहले रिपोर्ट कहाँ जाती थी, वो सीधा यहाँ से टेरिटोरियल वाले CCF के पास, फिर CF के पास और CF सीधा भेजता था वर्किंग प्लान ऑफिसर को। अब क्योंकि एक नई विंग शुरू हो गई है तो ये सीधा वर्किंग प्लान विंग में भेज देंगे, जो भी इनका एडिशनल PCCF या CCF जो भी रहा उसे, वो सीधा CF वर्किंग प्लान को और वो सीधा वर्किंग प्लान ऑफिसर जो DFO है उसको भेज देंगे। ऐसे नई वाली लाइन में ये चले जाएंगे। एक बार प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट फाइनल हो गई, जो वर्किंग प्लान DFO है उसके पास वो PWR रिपोर्ट आ गई। अब उसके पास काम है कि अब वो ग्राउंड पे जाएगा। पहले तो एक्चुअली वो टेरिटोरियल वालों से बोलेंगे भाई साहब 2-4 मजदूर दे दो, मतलब जैसे 1 या 2 ACF और 5, 10, 15 RFO, फिर नीचे का कुछ स्टाफ, उन सबको मिला के एक टीम खड़ी करेंगे और उसके बाद फिर वो वहाँ पर ग्राउंड पे जाएंगे, विजिट करेंगे, दुनिया भर का डाटा कलेक्ट करेंगे, पुरानी फाइलों को चेक करेंगे कहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, कुछ ऊंच नीच तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपोर्ट में बोला गया कुछ गड़बड़ हो, DFO है उसके पास एक लेवल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, टाइम नहीं है, हो सकता है उसने कुछ चीज़ों को गलत समझा हो। तो ये WPO क्या करेगा, पूरा खाका बना करके जो रिपोर्ट प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट में जो बोला गया था उसको अच्छे से लिख के एक पार्ट बनाएगा, जिसे बोलेंगे पार्ट 1। अब रिपोर्ट वो बनना तैयार हुई है, उसे क्या बोलेंगे, पार्ट 1। फिर पार्ट 2 बनेगा,
मतलब पार्ट 1 में क्या होगा, उसका पूरा डाटा, बेसिक के एरिया कितना है, कौन सा कितना है, पूरब में क्या, पश्चिम क्या, जैसे हम लोग कोई प्लॉट लेते हैं तो उसमें पूरा होता है लंबाई चौड़ाई गुणा भाग, मिट्टी क्या है, मिट्टी का टाइप क्या है, इसमें कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी कितनी है, वेजिटेशन कौन सी है, टिक्की कितनी है, साल की कितनी है, बहुत सारा डाटा हम लोग इसमें लेते हैं। सेकेंड पार्ट में, और ये फर्स्ट पार्ट में भी चैप्टर चैप्टर चलेगा, सेकेंड पार्ट में होता है बहुत सारे टाइप का डाटा, कि हम लोग पुराना क्या था, आगे कितना ले जाना है, ये बीज को कैसे ले के चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे 2 पार्ट में हम लोग ये पूरा ले लेते हैं। जब ये रिपोर्ट बना देगा वर्किंग प्लान, फिर वर्किंग प्लान में उसी चैन के थ्रू वर्किंग प्लान डीएफओ से वर्किंग प्लान सीएफ, फिर वर्किंग प्लान सीसीएफ, और वो कमेटी के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी। कमेटी इस रिपोर्ट में कोई दिक्कत है तो वो सीधा डब्ल्यूपीओ को बुला लेंगे, भाई साहब ये ऐसी दिक्कत है, इन्हें दूर करो या ये चीज़ें सही से एडजस्ट करो। एक बार वहाँ से अप्रूव हो गई तो फिर वो रिपोर्ट सीसीएफ की जो कमेटी है वहाँ से भेजी जाती है रीजनल ऑफिस। पुराने टाइम पे दिल्ली भेजी जाती थी, अब दिल्ली नहीं जाना होता है, भोपाल में ही जो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वहाँ पर भेज दी जाती है। हो सकता है वो फॉरेस्ट मिनिस्टर को शाम को कॉल करके बोल दें कि माई बाप एक को रिपोर्ट आई है, क्या करें, साइन कर दें, उन्होंने बोल दिया कर दो तो फिर कर दो, जैसा भी हो। तो लोकल का जो रीजनल ऑफिस है मिनिस्ट्री का, या आईजीएफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, उसका जो यहाँ उसका एक टाइप से जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने उसको अप्रूव कर दिया। तो अब अप्रूवल कौन दे रहा है, सेंटर दे रहा है। और इस पूरी रिपोर्ट में समय के साथ कहीं भी कोई भी चेंजेस की ज़रूरत पड़ जाए तो अब यहाँ पीसीसीएफ के भी हाथ में कुछ नहीं है। भले ही पीसीसीएफ फॉरेस्ट हेड ऑफ फॉरेस्ट्री फोर्स है, पूरे स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का माई बाप है, लेकिन ये रिपोर्ट में भी वो कुछ नहीं कर सकता जब कि सेंटर वाला अप्रूवल ना दे जब तक। तो कोई भी चेंज होती है वहीं से अब सब कुछ चल रहा है। ये एक मुद्दा समझ में आ गया। जनरली ये सारे काम जो नई रिपोर्ट है वो पुरानी रिपोर्ट के ख़त्म होने से लगभग 2 साल या 1.5 साल या 1 साल पहले कर लिया जाता है, और 1 साल पहले रिपोर्ट बन के आ जाती है, प्रिंटिंग होके आ जाती है, जिससे पहले ही लोगों को पहुंच जाता है कि जो हमारा वर्किंग प्लान है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है और नया वर्किंग प्लान के लिए ये वाले तरीके हमें अपनाना है, नया कोर्स आ गया है अपने लिए, ऐसे ये चला गया। डीएफओ टेरिटरी सप्लाई वेरियस टाइप ऑफ मैप। अब जब वर्किंग प्लान बनता है इसमें बहुत सारे टाइप के डाटा की ज़रूरत होती है। जैसे डीएफओ है, मैं अगर चंबल रीजन का डीएफओ, बार बार चंबल बोल रहा हूँ, सपोज मैं मुरैना का डीएफओ हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरी जो डिवीज़न है उसका अच्छे से मैप होगा, किस रीजन में कौन सी वेजिटेशन ज़्यादा है। मान लो ये रीजन है जिसमें टीक बहुत ज़्यादा है, इसमें साल बहुत ज़्यादा है, इसमें खिजड़ी बहुत ज़्यादा है, इसमें बबूल बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीजनरेशन, मतलब नई जनरेशन। रीजनरेशन में मान लो ये एरिया है जहाँ पर खैर है, तो खैर की 1 साल 2 साल 4 साल या 1 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, इनके कितने प्रतिशत में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है खैर की। तो मेरे पास उनकी उम्र के हिसाब से, स्पीसीज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप के मैप होंगे। ये किसके पास मैप होंगे, डीएफओ के पास, क्योंकि भाई उसका डिवीज़न, उसी के पास पूरा डाटा रहेगा। वर्किंग प्लान तो बहुत ज़्यादा काम होता नहीं, क्योंकि इसने एक बार वर्किंग प्लान रिपोर्ट बना दिया, अगले 8 साल के लिए लूडो खेलेगा। 8 साल तो कोई काम है नहीं, फिर नया वर्किंग प्लान जब आएगा तब फिर बनाना शुरू होंगे। 2 साल काम करो, 8 साल बैठते रहो। हालांकि फॉरेस्ट में कोई बैठता नहीं है, इन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वर्किंग प्लान बना दिया जाएगा, कुछ और कर दिया। तो इसलिए वर्किंग प्लान की पहले प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं थी, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं था इनके पास। तो मेन काम डीएफओ के पास है, पूरे मैप ऐप उसके पास रहेंगे। तो ये दुनिया भर के मैप है, जैसे फॉरेस्ट टाइप मैप है, मैनेजमेंट या वर्किंग सर्कल मैप है, ऐसे बहुत सारे जो मैप हैं वो प्रोवाइड कौन करवाएगा, डीएफओ। किसको, वर्किंग प्लान ऑफिसर को। बहुत सारी सैटेलाइट इमेजरी है, फोटो वगैरह, बहुत सारी चीज़ें भेज के दी जाएंगी। वर्किंग प्लान ऑफिसर जब उस पूरे एरिया का प्लान बनाएगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ सर्वे करेंगे। सर्वे करने के लिए वहाँ पर अलग अलग टाइप के सर्वे करेंगे, उसकी मैप बनाएंगे, तो वो फिर नई वर्किंग प्लान में ये सारी चीज़ें डाटा होंगे।
और अप्रूवल कैसे होगा वो अपन एक हद तक देख चुके हैं कि जो WPO है उसके नीचे 2 ACF, 4 FO, 12 फॉरेस्टर और कुछ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ऐसी टीम बना दी जाएगी कुछ टाइम के लिए। ये उस एरिया का पूरा जा करके डाटा चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, नया डाटा प्रोड्यूस करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट फिर इस कमेटी के पास जाएगी और रीजनल ऑफिस है वो अप्रूव कर देगा, तो ये वर्किंग प्लान अप्रूव हो जाता है। अब यहाँ प्रिंटिंग अप्रूव हो गया, इसके बाद उसकी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। कहीं अगर चेंजेस की ज़रूरत हुई तो वो सेम प्रोसीजर जाएगा और चेंजेस अब कौन करेगा? रीजनल ऑफिस। यहाँ तक हम लोग चीज़ें देख चुके हैं, ये कुछ उसके क्वेश्चन हैं। जब ये दिया जाता है तो हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा, प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट। उसकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है? जनरली इस टाइप की एक स्ट्रक्चर, बस एक बेसिक देख लेना, इससे कुछ पूछा नहीं जाने वाला आपको कि हमें क्या किया, क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी, रणनीति क्या रहनी चाहिए, बेसिक चीज़ें यहाँ मैंने डाल दी गई हैं। यहाँ पर प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट इस टाइप की है। जब ये प्रिलिमिनरी वर्किंग रिपोर्ट फाइनल होकर के वर्किंग प्लान ऑफिसर को दे दी जाती है कि अब तुम्हें वर्किंग प्लान बनाना है, वो उसमें आता है और ग्राउंड में जाता है। DFO से वेरियस टाइप के मैप ले लिया, अब ग्राउंड में जाके वो डाटा को एक्सेस कर रहा है, वहाँ डाटा प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बहुत सारे टाइप के मेजरमेंट ले रहा है। तो वो है सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसके लिए वो क्या करते हैं, पहले अलग अलग तरीके थे, आजकल हम लोग जो न्यू नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री डिज़ाइन है उसको यूज करते हैं। इस डिज़ाइन में क्या किया गया है, पूरे अपने देश को एक टाइप से खड़ी खड़ी लाइनों में बांट दिया गया और एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच की जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर। मतलब अगर समझ में नहीं आया तो इसे ऐसे समझ लो कि इसमें क्या है, देश का जो नक्शा है उसमें ऐसी लाइनें बना दी गई, ग्रिड बना दी गई और इनकी दूरी है 5 किलोमीटर और ऐसी ग्रिडें बना दी गई, इनकी भी बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। तो ऐसे 5 बाई 5 किलोमीटर के ब्लॉक में बांट दिया गया है पूरे देश को। अब इससे फ़ायदा क्या है कि जैसे हम लोग नंबर नहीं देते हैं 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर दे दो, इधर कुछ दे दो, मान लो इधर ABCD दे दी, तो अगर आपसे कोई बोल रहा है A1 पोजीशन, तो इसका मतलब A और 1, A और 2 मतलब ये पोजीशन, A1 पोजीशन, A2 पोजीशन, A3, A4, ऐसे करके हम लोग किसी भी लोकेशन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो ऐसे एक ग्रिड सिस्टम चल रहा है अपने आप फॉरेस्ट में डाटा सैम्पलिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पर हम लोग कुछ सैंपल प्लॉट बनाते हैं, इनके पचड़े में नहीं पड़ना, बस इतना याद रखो कि हाँ, नेशनल लेवल पर फॉरेस्ट इन्वेंट्री की एक नई डिज़ाइन चल रही है जो 5 बाई 5 किलोमीटर के ग्रिड सिस्टम से बटा हुआ है। उसके हिसाब से हम लोगों ने वो वर्किंग प्लान का एरिया जो भी है डिवीज़न उसको बांटा और उसके हिसाब से हमने वहाँ पर सैंपल प्लॉट डाले और बहुत सारे टाइप का जो डाटा है वो हम लोगों ने वहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जब डाटा करते हैं तो उसमें जैसे ग्रोविंग स्टॉक का डाटा निकालना है, फॉरेस्ट की हेल्थ, फॉरेस्ट की वाइटलिटी चेक करनी है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है उसकी काउंटिंग करनी है, ये सारे टाइप के डाटा रहेंगे। मेन मुद्दा आता है वहाँ पर ये जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, कौन कौन सी है, कितना स्टॉक है, कितना नहीं है, कितनी पॉपुलेशन, कितना इस साल निकाला गया, कितना पिछली साल निकाला गया था, उससे पहले कितना वो पूरे चिट्ठा उसमें होगा। मेन मुद्दा होता है रीजनरेशन सर्वे। उस एरिया में किया जाता है कि यंग रीजनरेशन कितनी है, पुरानी कितनी है, पुराने में सूखे पेड़ कैसे हैं, नए पेड़ कैसे हैं, अच्छे पेड़ हेल्दी कितने हैं, इस्टेब्लिश हो गए नहीं हो गए वो कैसे हैं, वो एक सर्वे किया जाता है। इसे बोला जाता है रीजनरेशन सर्वे। ये रीजनरेशन सर्वे से क्वेश्चन आते हैं अपने। मेन मुद्दा आते हैं इनके सिंबल से। ई का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या है, W प्लस U, इनकी एक नंबरिंग वैल्यू दे दी गई है। जैसे अगर आपने कहीं पे सैंपल प्लॉट डाला और उस सैंपल प्लॉट में आपको कोई एक ऐसा पेड़ मिल गया जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस्टेब्लिश्ड है। इस्टेब्लिश्ड मतलब उस प्लॉट में कुछ ऐसे पेड़ मिल गए जिनकी जो DBH है, डायमीटर है, वो 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और हाइट है वो 2.5 मीटर यानी कि 10 फीट लगभग। हाइट 10 फीट या उससे ऊपर है
और डीबीएच 10 सेंटीमीटर या उससे ऊपर है, इसका मतलब वो पेड़ अब बच जाएगा, वो मरने वाला नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पौधा जो है वो स्टेबलाइज हो चुका है। तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एक ई स्टेबलाइज मीन्स ई। और हम लोग उसे पासिंग मार्क दे सकते हैं कि भाई ये 5वीं पास से तेज है तो इसको 5 मार्क दे दिए, ये 5वीं पास है। अगर उसी सैंपल प्लॉट में जो डाले कोई प्लांट ऐसा मिल गया जो इससे कम है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो 2.5 मीटर से कम है, डीबीएच 10 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि वो मानने वाला नहीं है, फ्यूचर में इस्टेब्लिश हो जाएगा आराम से, विच इज नॉट इस्टेब्लिश, जो अभी अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, 5वीं पास तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी है, बड़ा है, विगर है और वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा, तो उसको हम लोग दे देते हैं, क्योंकि इसे क्या बोलेंगे, वुडी सूट, वुडी सूट। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डब्लू, वुडी सूट के लिए डब्लू। अब अगर वुडी सूट सही है तो हमने डब्लू दे दिया, अगर वुडी सूट को कोई जानवर आके खा गया है तो पत्ती तो आ ही जाएंगी, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं वुडी सूट ब्राउज्ड, तो उस पर प्लस निशान लगा दिया। ये दोनों कौन से हैं, चौथी पास, चौथी कर लिया तो 5वीं तो कर ही लेंगे। दूसरे कुछ ऐसे पौधे मिल सकते हैं जो कमजोर हैं, ये अनएस्टेब्लिश विपी में हंटर, पतले पतले पौधे से है, विपी है, अनएस्टेब्लिश है इसलिए ना आ, अनएस्टेब्लिश इसलिए यू। अगर किसी एरिया में जो सैंपल प्लॉट डाला उसमें बहुत सारे आपको अनएस्टेब्लिश मिल जाते हैं, मोर देन 50 सेंटीमीटर, मतलब इनकी जो हाइट है वो लगभग 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा की है, और आपको बहुत सारे पेड़ मिल जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं U प्लस, और अगर आपको एक ही पेड़ मिल रहा है तो U, इसको ज़्यादा है तो 2 मार्क और एक ही है तो 1 मार्क। बस ये जो किसको क्या बोलते हैं ये नंबर याद रख लेना। सब VP मिल गया तो हम लोगों ने S प्लस, सब VP S प्लस 0.5 और 0.25। अगर कहीं अभी रिक्रूट आपने पढ़ा है, रिक्रूट सीडलिंग सैपलिंग पोल, कहीं रिक्रूट 2-4 पेड़ मिले उस सैंपल प्लॉट में तो हम लोग बोल सकते हैं R। अगर आपने कहीं सैंपल प्लॉट डाला और वहाँ पर कुछ नहीं है, खाली ज़मीन पड़ी है, पथरीली है, कुछ नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं 0 यानी कि ब्लैंक। तो आपसे पूछा जाएगा कि रिक्रूट फेज के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ब्लैंक के लिए क्या करते हैं, सब VP के लिए कौन सा सिंबल है, सब VP अनएस्टेब्लिश सीडलिंग जिसकी लेस देन ये टर्म लिखा होगा तो कौन सा शब्द सिंबल यूज करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है। जब आप इनकी सैम्पलिंग कर लेते तो क्या होगा कि सैम्पलिंग का टोटल ओवरऑल जो भी मार्क्स आ गया उसका एक एवरेज निकलता है, उससे हम लोग देखते हैं कि आपके मान लो एक सब डिवीज़न में एवरेज क्या आ रहा है। अगर एवरेज मान लो ये निकल रहा है 81 से 100 पर सैंपल प्लॉट, तो हम बोल सकते हैं कि उस एरिया में जो रीजनरेशन है वो एक्सेलेंट है, उसी हिसाब से हम लोग ना बोल सकते हैं। ये होता है रीजनरेशन सर्वे। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, रीजनरेशन सर्वे इज जनरली कैरिड आउट एट अ टाइम ऑफ, रीजनरेशन सर्वे कब किया जाता है, जनरली जब हम लोग वर्किंग प्लान को प्रिपेयर कर रहे हों या स्टॉक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोथ में आ जाएगा। दूसरा, इन रीजनरेशन सर्वे W क्या शो करता है, फॉरेस्ट रीजनरेशन कैटेगरी विच इज द सिंबल यूज फॉर करंट ईयर सीडलिंग इन फॉरेस्ट, करंट ईयर सीडलिंग मतलब रिक्रूट वाली है तो वो शायद R दे देंगे ये, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये इस टाइप से दुनिया भर के हम लोग सर्वे कर लेंगे। वर्किंग प्लान के साथ हम लोग वेरियस टाइप के मैप बनाते हैं। कुछ मैप तो DFO ऑफिस से मिलते हैं और कुछ वर्किंग प्लान ऑफिसर बनाता है। अपना क्या काम है, आपको याद रखना है मैप और उसकी स्केल क्या है, पर्पज़ क्या है। यहाँ पर मैप को तो मैंने बस एक्स्ट्रा बता दिया कि मैप देश में 2 टाइप के होते हैं, एक डिफेंस सीरीज और एक ओपन सीरीज। डिफेंस वाले जो डिफेंस वाले बनाते हैं वो डिफेंस सीरीज मैप है, वो उनकी है। अपन लोग जो यूज करते हैं उन्हें सबको ओपन सीरीज मैप बोला जाता है। पहले कैटेगराइजेशन अलग था, लेकिन 2005 से ये ऐसे कैटेगराइजेशन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि 2 टाइप के ये मैप होते हैं। अपने जो मैप रहेंगे, अब बोलो कि मैप के कैरेक्टर क्या होते हैं, ये खाली पीली की चीज़ है। बेसिक चीज़ समझो कि मैप जो है
वो कौन से मैप की, आपसे क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैनेजमेंट मैप है, उसकी स्केल क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट मैप है, स्टॉक मैप है, रीजनरेशन मैप है, इनकी स्केल क्या है, बस वो क्वेश्चन वहाँ देखना। वर्किंग प्लान मैप की स्केल ये रहेगी, स्टॉक मैप की स्केल ये रहेगी, मैनेजमेंट मैप की स्केल ये रहेगी, बस इनकी स्केल जो है उसे याद कर लो, किसकी क्या स्केल है, वहीं से काम अपना चलेगा। फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे जब वर्किंग प्लान बनाते हैं तो फॉरेस्ट को सही से डिमार्क करने के लिए एरिया को, क्योंकि आप कहाँ लिखोगे, यहाँ साल है, यहाँ टीक है, कहाँ तक लिखोगे, तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग, या 16 टाइप के फॉरेस्ट है तो उनको सही से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कलर यूज करते हैं। इस टाइप से अलग अलग फॉरेस्ट के लिए अलग अलग कलर है। ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 16-17 साल में मुझे तक आज तक कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। अगर इनसे कोई मान लो क्वेश्चन आ भी गया तो याद नहीं रहते ये स्टॉक मैप वगैरह के या क्वेश्चन है। मैन लास्ट, बस सुना नहीं है, लास्ट में याद है वर्किंग प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। वर्किंग प्लान रिपोर्ट जो है जब फाइनल बनाई जाती है उस टाइम पे साथ में कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे एक बनाया जाता है कंट्रोल फॉर्म, दूसरा क्या है वर्किंग प्लान। जैसे हम लोग के साथ एक कॉमन सी चीज़ है ना कि 10 दिन का टाइम हो तो हम लोग 4 दिन काम नहीं करेंगे, फिर 6 दिन बाद काम शुरू करेंगे और बिल्कुल लास्ट के 2 दिन में ही ताबड़तोड़ करेंगे और 80-85% ही काम कर पाएंगे। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले सोचते बस पेपर 2 दिन खिसक जाए, दोबारा पढ़ के मैं ये ख़त्म कर लूँगा। ऐसा कॉमन सी बिहेवियर है, ऐसा यहाँ ना हो इसलिए क्या करते हैं 10 साल का वर्किंग प्लान बनते हैं और 10 साल में जो जो काम करना है उनका एक साल के हम लोग एनुअल प्लान बनाते हैं। तो वर्किंग प्लान है उसे बांट देते हैं हम लोग एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन में। क्या होता है एनुअल प्लान, तो एक साल का प्लान बनता है। एक होता है कंट्रोल फॉर्म, ये क्या होता है, जैसे मान लो वर्किंग प्लान है, यहाँ से शुरू हो रहा है वर्किंग प्लान यहाँ के लिए, आपने वर्किंग प्लान के पीरियड को ऐसे आपने एक साल के प्लान में बांट दिया। ऐसे आपके 10 एनुअल प्लान बनेंगे। कंट्रोल फॉर्म क्या होता है, ये एनुअल प्लान शुरू हुआ यहाँ से, जब ये एनुअल प्लान ख़त्म हो रहा होता है इस एनुअल प्लान को आप एक फॉर्म में पूरा डाटा भर के भेजते हो, इसे बोला जाता है कंट्रोल फॉर्म। ये कंट्रोल फॉर्म का डाटा डीएफओ टेरिटोरियल है, वो अपने माई बाप यानी कि सीएफ टेरिटोरियल को डाटा भेज देगा। सीएफ टेरिटोरियल या तो यहाँ पर सीएफ जो वर्किंग प्लान है उसको भेज देगा, या सीएफ टेरिटोरियल अपने जो सीसीएफ टेरिटोरियल है उनको देंगे, और सीएफ टेरिटोरियल जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर सीसीएफ जो वर्किंग प्लान है उसको। और ये इस टाइप से ये वर्किंग प्लान विंग के पास ये कंट्रोल फॉर्म हर साल पहुँचेगा। हर साल वो ये देखेंगे कि जो वर्किंग प्लान है, जो साल का जो एनुअल प्लान है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कंट्रोल फॉर्म। कंट्रोल फॉर्म की संरचना जो है जब वर्किंग प्लान बनाया जाता है तभी WPO जो है वर्किंग प्लान ऑफिसर वो बना देता है। यहाँ पर एक मिड टर्म रिव्यू भी होता है। वर्किंग प्लान चल रहा है, जैसे ही 5 कंट्रोल फॉर्म आ गए उनको नत्थी करके वो बैठ जाएगा WPO, वो WPO नहीं ऊपर वर्किंग प्लान ऑफिसर में ऊपर जो CCF है वर्किंग प्लान का या एडिशनल PCCF है वो बैठ जाएगा। पूरी टीम को इकट्ठा कर, देख लो भाई 10 साल का प्लान था, 5 साल में तुम यहाँ तक पहुँचे, अगले 5 साल में सही से काम करना है, वर्किंग प्लान फैलना हो जाए। तो मिड टर्म रिव्यू है, कंट्रोल फॉर्म है, एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन है, बीच में मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूएशन ये भी कर लेते हैं। अब एक टर्म और आता है वर्किंग स्कीम। ये क्या है, वर्किंग प्लान जो है या वर्किंग प्लान मतलब ये उसी से जुड़े हुए हैं। वर्किंग प्लान बनाए जाते हैं वैसे वनों के लिए जो फॉरेस्ट सरकारी फॉरेस्ट है। मान लीजिए मैंने अपना प्राइवेट फॉरेस्ट बनाया है तो उसके लिए क्या हो, उसका कोई प्लान नहीं होना चाहिए क्या। तो जो प्राइवेट फॉरेस्ट है उनके लिए वर्किंग स्कीम बनाई जाती है 5 साल के लिए। उसमें भी इसका अप्रूवल का परमिशन है कि भाई हम लोग जो वर्किंग स्कीम है 5 साल के लिए बनेगी, उसमें भी आप 2 साल या 3 साल का ऐसे करके उसे
10 साल तक ले जा सकते हो, मतलब 5 साल +2 + 3 यानी कि आप 10 ईयर तक ले जा सकते हो। 5 साल का वर्किंग स्कीम और 5 साल का एक्सटेंशन। वो भी ऐसी कुछ पार्ट में बनेगी, पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ इसमें चीज़ें होंगी, कुछ इसमें चीज़ें होंगी। बस इतना याद रखो, एक है वर्किंग प्लान, एक है एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन, दूसरा है कंट्रोल फॉर्म और तीसरा है वर्किंग स्कीम। बकाया की चीज़ें यहाँ समझाने के लिए मैंने कुछ डाल दी है, कुछ जैसे क्वेश्चन उठा कर डाल दिया यहाँ पर कि वेरियस टाइप की जो कंट्रोल फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं। इन ECF वालों ने एक्चुअली रिटन में आया था, लेकिन मेन मुद्दा है कि एक बेसिक आइडिया रहता है अपन को। तो अपने 3 मेन ऑपरेशन होते हैं, कहीं कटाई पढ़ाई का काम चल रहा है, सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट चल रहा है या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, तो इन तीनों के अलग अलग कंट्रोल फॉर्म बनते हैं और वो DFO हर साल बढ़ता है। इस टाइप की इनकी कुछ स्ट्रक्चर रहती है, बस इन्हें देख लो, मजे लो और छोड़ दो, याद किसी को नहीं करना है इनमें से। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग प्लान, फ़ायदा क्या है वर्किंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने का? देखो, पर्पज़ यही है कि अपने पॉलिसी के टारगेट अचीव हो सकें। कहीं पर आप वाइल्ड लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, मान लीजिए मैं सपोज बालाघाट में हूँ और मैं वहाँ पर एज ए DFO वहाँ के एरिया को मैनेज कर रहा हूँ। मुझे कई बार पता नहीं रहेगा कि वहाँ पर मंकी की इतनी पॉपुलेशन है, नीलगाय इतनी है, ये इतनी है। सपोज 100 मंकी है, 1000 हाथी है, 15 नीलगाय हैं, 20 ये अलग अलग जानवर हैं, उनकी फूड की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मैं अगर बिना प्लानिंग के करूँगा तो हो सकता है कि मैंने एलिफेंट के लिए फूड सप्लाई बढ़ा दी, मतलब ऐसे पेड़ लगा दिए जिन पे एलिफेंट अच्छे से खाते हैं, मंकी छूट गए, बजट उतना ही लिमिटेड बजट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर सही तरीके से केयर हो जाए। मतलब मैं ऐसे प्लांटेशन का काम करूं कि वहाँ एलिफेंट के लिए, मंकी के लिए, नीलगाय के लिए, टाइगर के लिए, सभी के लिए प्रॉपर तरीके से फूड सप्लाई मेंटेन हो, फूड सप्लाई में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच ना हो। दूसरा, GFM चल रही तो उनके लिए भी चीज़ें हों, तो सारे स्टेक होल्डर का वेलबींग हो, जिससे सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज तरीके से आगे बढ़ पाएँ। तो वो मुद्दे रहते हैं, इसलिए वर्किंग प्लान जब भी करेंगे उन मुद्दों को ध्यान में रखें, चाहे वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का उत्पादन हो, ट्राइबल वेलफेयर का इशू हो, ये सारे मुद्दों के हिसाब से ही हम लोग वर्किंग स्कीम और वर्किंग प्लान को ध्यान देते हैं। यहाँ पर तो जस्ट लिख रखा है कि वर्किंग प्लान का इसमें क्या इशू है, उसमें क्या इशू है, वो सारी चीज़ें हैं। नए वर्किंग प्लान में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, मान लिया फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स होते हैं। तो ऐसे कुछ नए मैनेजमेंट के कुछ स्टैंडर्ड दे दिए हैं, 8 स्टैंडर्ड दिए हैं। याद रहेंगे नहीं, बस मैंने यहाँ डाल दिए हैं, याद रहे ना रहे कोई फ़ायदा नहीं है, बस इतना याद रखो कि हाँ ऐसे 8 हैं कुछ, बस अपना काम यहाँ हो जाएगा। यहाँ आके अपना वर्किंग प्लान वाला मुद्दा ख़त्म हो जाता है। इसमें मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं, लेकिन हो सकता है यहाँ कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जब मैं वहाँ जल्दी जल्दी बोल रहा था तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, उस चीज़ को ध्यान रखें कि टेरिटोरियल जो है सामान्य वन विभाग या सामान्य, समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं ऐसे समझ लो कि उनके पास जिनके पास ज़मीन पर सीधा सीधा कब्जा होता है, ये एक अलग है। वर्किंग प्लान की विंग अलग है, वाइल्ड लाइफ की अलग है, सोशल फॉरेस्ट की अलग है, कुछ जगह फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की अलग है, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग सर्वेइंग है उसकी अलग है। और ये सारी चीज़ें, या तो स्टेट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर है, तो उस केस में ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं और लास्ट में PCCF लेवल तक इकट्ठी होती है। कुछ स्टेटों में क्या होगा कि ये नीचे से बनेंगी और DFO लेवल पे इकट्ठी हो जाएंगी और फिर एक ही बचेगी। कुछ में ये है कि कुछ DFO पे इकट्ठी हो गई, कुछ आगे इकट्ठी हो गई, ऐसे इनमें घालमेल चलता रहता है।